एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसमें अब आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसी में जो है डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। देखो टॉपिक क्या है, पहले वो देखना। डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, चलो पहले इसका मतलब समझेंगे कि ये होता क्या है कोलैटरल सिक्योरिटी। करेक्ट। देखो आज समझो हम अगर बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, समझो मैं गया बैंक में लोन लेने के लिए, तो बैंक वाले मुझसे क्या मांगेंगे, सिक्योरिटी मांगेंगे कि सर कुछ सिक्योरिटी आप दे दो। सिक्योरिटी के तौर पे जैसे घर के पेपर्स ले लिए, कार के पेपर्स ले लिए, या फिर गोल्ड कुछ भी ले लिया, तो वो एक क्या हो जाती है, एक तरह की सिक्योरिटी हो जाती है। और उसके बाद मुझे बैंक वाले क्या देते हैं, लोन देते हैं। करेक्ट। तो कंपनी का भी सेम यही रूल है। कंपनी में थोड़ा सा अलग चलते हैं। जैसे कंपनी को अगर लोन चाहिए, करेक्ट, कंपनी को अगर लोन चाहिए तो कंपनी को भी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है ना। कंपनी को दो टाइप की सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। एक होती है प्राइम सिक्योरिटी और दूसरी होती है कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है ना। कोलैटरल सिक्योरिटी को अपन दूसरा नाम क्या देंगे, तो एडिशनल सिक्योरिटी। एडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, समझो कंपनी है 50 लाख का लोन लिया है। कंपनी ने 50 लाख का लोन लिया है और उसके सामने जो प्राइम सिक्योरिटी रखी है वो रखी है 45 लाख का, एक बिल्डिंग रख दी है। और बाकी 10 लाख का कंपनी ने क्या दे दिया है, डिबेंचर्स। मतलब ये एक एडिशनल सिक्योरिटी है। मतलब प्राइम सिक्योरिटी के साथ साथ कंपनी ने क्या रखना पड़े, कंपनी को क्या रखना पड़ेगा, एडिशनल सिक्योरिटी। और इस एडिशनल सिक्योरिटी को अपन क्या कहते हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी। मान लो कंपनी ये लोन का पैसा नहीं चुका पाती है, तो बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक वाले सबसे पहले इनकी ये प्रॉपर्टी बेचेंगे, मेन प्रॉपर्टी। अगर मेन प्रॉपर्टी से उनका पैसा रिकवर नहीं होता है तो फिर वो क्या करेंगे, साथ में एडिशनल सिक्योरिटी भी बेच देंगे और फिर वो अपना पैसा रिकवर करते हैं। करेक्ट। फिर देखो, अब कंपनी ने लोन कितने का लिया है, 50 लाख का। तो कंपनी जो इंटरेस्ट पे करेगी बैंक को, वो सिर्फ 50 लाख पे करना है। अब ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये छोटी छोटी बात है। जैसे कंपनी ने 10 लाख का क्या दिया है, डिबेंचर दिया है। अब तुम लोग को ये पता है कि कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी को क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे डिबेंचर कंपनी कहां पर इशू कर रही है, सिर्फ एक एडिशनल सिक्योरिटी, मतलब उनके पास वो जमा रहेगा बस। तो कंपनी को जो भी एडिशनल सिक्योरिटी देती है, कंपनी को उस पे अलग से इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। कंपनी को सिर्फ जो लोन लिया है उसी का इंटरेस्ट पे करना है। करेक्ट। और मान लो कंपनी ने ये लोन टाइम पे चुका दिया, सब कुछ चीज प्रॉपर तरीके से चुका दी, तो कंपनी को वापस से ये डिबेंचर्स कंपनी को मिल जाएंगे। बट ऑब्वियस ये तो मिलेगा ही, साथ में जितने डिबेंचर्स कंपनी ने एक्स्ट्रा रखे थे वो कंपनी को वापस मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब ये चीज को बुक्स में रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स हैं। अब देखो ये दो मेथड है क्या, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड नाम दे देते हैं, लेकिन अपन क्या लिखेंगे, फर्स्ट मेथड अपन लिखेंगे वेयर एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। और ये है सेकंड मेथड, अपन लिख सकते हैं वेयर एंट्री इज रिकॉर्डेड इन बुक्स। मतलब कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इस पे अपना दो मेथड है। फर्स्ट देखो, पहले क्या है, वेयर एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड। मतलब हमने जो एडिशनल सिक्योरिटी दी है उसकी अलग से हम कोई एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, और इसमें जो हम लोग ने एडिशनल सिक्योरिटी दिया है डिबेंचर्स के तौर पे, उसकी हम लोग बुक्स में अलग से एंट्री भी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों केसेस में जो लोन लिया है उसकी एंट्री तो आएगी आएगी, सिर्फ ये जो एडिशनल हमने जो डिबेंचर्स दिया है वो हमें कहाँ रिकॉर्ड करना है, इस वाले मेथड में रिकॉर्ड करना है, यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है।
और इसकी कोई एंट्री नहीं आती है, ये हमने सिर्फ एक गिरवी रखते हैं। डिबेंचर एक नए तरीके से हम उनको इशू करते हैं, इसलिए या तो वो बुक्स में रिकॉर्ड होता है या फिर रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, चलो देखते जाएंगे। एक बार फटाफट छोटा सा ये रिकॉर्ड कर लो ताकि मैं यहाँ पर कुछ लिख सकूं। करेक्ट, लिख लिया होगा तुम लोग ने ये। फिर अब देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन है मेरा, वेयर एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, समझो हमने 10 लाख का लोन लिया है बैंक से, तो हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे 10 लाख की, और जो सिक्योरिटी हमने दिया है वो समझो दिया है 12 लाख के डिबेंचर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे बीइंग बैंक लोन टेकन अगेंस्ट collateral security of 12 lakh debentures, और या फिर 20 हटा दो, 12,000 debentures of ₹100 each। ये हमें चीज कहां पे नरेशन में दिखानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, और अब ये मेथड में हमें क्या करना है, देखो वेयर एंट्री इज रिकॉर्डेड, तो यहाँ पर हमें दो एंट्री पास करनी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। एक तो हमारी ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी जिसमें लोन हमने कितने का लिया है, तो 10 लाख का हमने लोन लिया हुआ है। और फिर जो सेकेंड एंट्री है वो क्या आएगी, देखो वो एंट्री समझना अच्छे से, ये एंट्री आएगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और हमने डिबेंचर्स कितने की दी है सिक्योरिटी, 12 लाख की ना। फर्स्ट एंट्री होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये तो हमने सिर्फ क्या लिया है, बैंक से लोन लिया है, उसकी एक एंट्री है। और ये जो एंट्री है वो समझना, देखो सिर्फ मैंने डिबेंचर इशू करे हैं, तो डिबेंचर इशू किए तो अपने को बुक्स में डिबेंचर तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन उसके सामने ना तो मेरे पास कोई एसेट आ रहा है ना उसके सामने कोई कैश आ रहा है। करेक्ट, वो तो मैंने लोन लिया, तो लोन की तो हम लोग ने अलग से एंट्री पास कर ली है, तो सिर्फ क्रेडिट में ही नहीं लिख सकते, हमें डेबिट में भी कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, इसलिए टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हैं हम लोग, जो होता है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। करेक्ट, जैसे ही कंपनी ये लोन को रीपे कर देगी तो ये एंट्री अपने आप क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो जब एंट्री रिवर्स होगी तो क्या एंट्री आएगी, ये परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। करेक्ट, ये चीज समझ में आया। फिर एक और चीज यहाँ पर, ये जो डिबेंचर्स है यहाँ पर सिर्फ पार वाला ही ऑप्शन आएगा, यहाँ पे प्रीमियम और डिस्काउंट कभी भी नहीं आएगा। हम जो डिबेंचर्स दे रहे हैं एक सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे वहां पे रखते हैं, तो इसमें पार प्रीमियम डिस्काउंट का कोई फंडा है ही नहीं। ठीक है, करेक्ट, यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में और क्या आता है, क्वेश्चन में ये आता है कि ये चीज को हम अपने बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर भी हमें ये दिखाना पड़ेगा अपने को क्वेश्चन। तो देखो हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। अब ये चीज को बैलेंस शीट में कैसे शो करना है वो देखना। तुम लोग को पता है बैलेंस शीट हमें कौन सी फॉलो करनी है, हमें वर्टिकल बैलेंस शीट फॉलो करनी है। वर्टिकल बैलेंस शीट अगर अभी भी नहीं पढ़ी है तो जाके एक वीडियो है वो देख लेना फटाफट से, उसमें पूरा वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैंने समझाया हुआ है। तो यहां पर हम लोग फर्स्ट पहले क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नाउ ये जो बैंक लोन है ये हम लोग को कहां पर शो करना है, हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज में। तो फर्स्ट पार्ट मेरा क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड पार्ट क्या आता है अपना नॉन करंट लायबिलिटी, सेकंड पार्ट कुछ और आता है, थर्ड पार्ट अपना आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 3, जो हेडिंग आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये कर लिया अंडरलाइन। फिर इसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर अपन क्या दिखाएंगे, बैंक लोन। ठीक है ना, बैंक लोन का अमाउंट कितना आ गया, यहां पर तो लिख देंगे हम लोग 10 लाख, और बैंक लोन के नीचे हम लोग को दिखाना जरूरी है कि इशूड
अगेंस्ट कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ 12,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ये अपने को यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाना कंपलसरी है। करेक्ट। एक तो हो गया ये फर्स्ट वाला पार्ट, और अब इसको हम लोग कर देंगे टोटल, बिकॉज लायबिलिटी साइड में अपना और कोई भी चीज नहीं आएगी। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, वो है इसमें एसेट्स। और एसेट्स में जो ये जो बैंक है, ये हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ये हम लोग सेकंड पार्ट में जो है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर एक हेडिंग आती है, कौन सी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, और उसके अंदर हम लोग ये 10 लाख रुपीस दिखा देते हैं। करेक्ट। और फिर ये भी क्या हो जाएगा, टैली, ये आ गया अपना 10 लाख। तो इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है वो भी अपने को आना चाहिए। तो ये होप तुम्हें समझ में आ गया। ये वाला पार्ट को हम लोग बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जहां पर अगर बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो इस चीज को अब हम बैलेंस शीट में कैसे शो करना है। तो वो देखो, बैलेंस शीट अगेन सेम चीज बनेगी, यही वापस से। फर्स्ट हेडिंग हम लोग क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें फर्स्ट पार्ट आता है पहले शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड पार्ट आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और फिर जो थर्ड पार्ट आता है वही अपना नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब यहाँ पे हम इसका अमाउंट डायरेक्टली लिखेंगे, बिकॉज इसमें डिबेंचर, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, और वो मेंशन हम कहाँ पे करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में। कोई भी चीज हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, वो किस में लिखेंगे हम लोग, नोट्स टू अकाउंट्स। मतलब एक से ज्यादा अगर चीज होती है तो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिखना, हमें कहाँ पर लिखना है, पहले नोट्स टू अकाउंट्स में। वो देखते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 लाख टोटल आ जाएगा, और फिर इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या आएगा, एसेट्स। और ये एसेट्स के अंदर जो सेकेंड आता है वो क्या है, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स के अंदर जो पार्ट आता है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। और ये जो बैंक का अमाउंट है 10 लाख, ये हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, तो उससे अपनी ये जो बैलेंस शीट है वो क्या हो गई, टैली हो गई। तो ये आ गया यहाँ पर टोटल, और यहाँ पर भी आ जाएगा टोटल। ठीक है ना। अब देखो नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखना है। फर्स्ट पहले नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखना है, बैंक लोन। बैंक लोन हम लोग ने कितने का लिया है, तो 10 लाख का लिया है। करेक्ट, ये दिखा दिया अपन ने। फिर ये जो डिबेंचर्स है ये भी अपने लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हम लोग सब कहाँ दिखाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो ये हम यहाँ पर दिखा देंगे परसेंटेज डिबेंचर। नाउ ये डिबेंचर्स है कितने के, 12 लाख। इसको लिखना है हमें इनर कॉलम में। पर एक्चुअल में अपनी ये 12 लाख की लायबिलिटी नहीं आई है, ये तो सिर्फ हम लोग ने क्या रखा है, एक डिपॉजिट रखा है। तो फिर इसमें से हमें क्या करना है, ये जो डिबेंचर सस्पेंस है ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये जो डिबेंचर सस्पेंस 12 लाख, ये इसमें से माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में डैश, और फाइनल फिगर जो इसका आया है नोट्स टू अकाउंट्स का, वो कितना आया है, 10 लाख। और ये नोट्स टू अकाउंट्स के नीचे सिर्फ एक हेडिंग लिख देना, क्या आएगा हेडिंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देखो देख सकते हो तुम लोग कि दोनों बैलेंस शीट है सेम है। यहाँ पर भी 10 लाख आया है, यहाँ पर भी 10 लाख आया है। बैंक लोन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब कुछ सेम है, लेकिन दोनों का प्रेजेंटेशन अलग अलग है। करेक्ट, यहाँ पे अपन डायरेक्टली लिख देंगे बैंक लोन, लेकिन यहाँ पर हमें पहले सब वर्किंग नोट, वर्किंग नोट का मतलब होता है नोट्स टू अकाउंट में अपने को पहले दिखाना पड़ेगा अलग अलग कि बैंक लोन कितना है, डिबेंचर कितना है, और डिबेंचर सस्पेंस कितना है। करेक्ट। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा नहीं, तो फटाफट तुम लोग पहले क्या कर लो, इसको अपने बुक्स में नोट डाउन कर लो, और फिर हम लोग इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो ये लिखो पहले सब्जेक्ट। थियरी पढ़ने के बाद अब करते हैं हम लोग इस पे एक क्वेश्चन, जो है तुम्हारे पेज नंबर 192 पर इलस्ट्रेशन 13। ठीक है, पेज नंबर 192 इलस्ट्रेशन 13। SP Limited has taken a loan of 4 lakh from Bank of Baroda। हमने 4 लाख रुपए का क्या लिया है, लोन लिया है।
and put 6% debentures of rupees 5 lakh to the bank as collateral security, और हमने सामने 5 लाख रुपए के क्या रखे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब कोलैटरल सिक्योरिटी हमने रखी हुई है. Give journal entries in the books of SP Limited and prepare balance sheet if entry has not been passed for issue of debentures as collateral security and entry has passed for the issue. तो सेम टाइप है जो हम लोग ने अभी किया था. तो या तो हमें एंट्री पास करनी है और या फिर नहीं करनी है. सेम है. फटाफट फटाफट इसका हम लोग क्या देख लेते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं. स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. ये है अपना आंसर नंबर 13, जो भी पेज नंबर तुम लोग लिखना है इस पे. फर्स्ट ना पहला ऑप्शन क्या था कि हम लोग एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करते हैं. तो इफ एंट्री फॉर क्या था पूरा लिख लेते हैं. इफ एंट्री हैज नॉट बीन पास्ड फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी. ठीक है, पूरी हेडिंग लिखना अच्छे से. ना बताओ यहाँ पे कितनी एंट्री आएगी, सिर्फ एक ही एंट्री आती है. तो कौन सी एंट्री आती है वो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट. लोन हमने कितने का लिया है, तो 4 लाख का लिया है. करेक्ट. ना ये हो गई अपनी फर्स्ट एंट्री. अब इसके ब्रैकेट में मतलब नरेशन में हमको लिखना कंपलसरी है, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक अगेंस्ट कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ कितना परसेंट डिबेंचर्स है, खाली हम लोग वो लिख लेंगे, ऑफ 6% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 5 लाख. ठीक है, तो ये हो गया अपना नरेशन. अब यही चीज को हमें अपने बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है वो अपन दिखाएंगे. तो फर्स्ट हम लोग क्या लिख लेंगे, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में फर्स्ट पार्ट क्या आता है यहाँ पे, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. नाउ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में इसको हम लोग कहाँ दिखाने वाले हैं, तो थर्ड पार्ट में अपने को इसको शो करना है. तो थर्ड पार्ट क्या आता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट लाइबिलिटीज. ठीक है, फिर इसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर फर्स्ट पार्ट आता है, वो क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. अब यहाँ पे अपन क्या लिख लेंगे, बैंक लोन. बैंक लोन अपन ने कितना लिया हुआ है, 4 लाख का. लेकिन याद रखना जब भी हम लोग उसको बुक्स में अगर शो नहीं करते हैं तो बैंक लोन के नीचे अपने को लिखना जरूरी है. क्या लिखेंगे यहाँ पे, इशूड अगेंस्ट कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ 6% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 5 लाख. ये हमने को यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाना कंपलसरी है. करेक्ट. अब ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे इसको क्लोज कर लो. ये फर्स्ट पार्ट का टोटल आ जाएगा 4 लाख. ये लिख दो यहाँ की टोटल. और अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट है तो एसेट्स. नाउ एसेट्स में सेकंड में क्या आता है, करंट एसेट्स. और करंट एसेट्स के अपन क्या लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें ये बैंक का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 4 लाख. बस ये 4 लाख आ गया. ये यहाँ पे दिखा दो, ये 4 लाख इसकी टोटल. करेक्ट. ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट जहां पे हमें अपने बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी थी. अब इसका हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट. देखो अब सेकेंड पार्ट क्या है, इफ एंट्री हैज बीन पास्ड फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल
सिक्योरिटी। अगर हम इसको बुक्स में दिखाएंगे तो कितनी एंट्रीज पास करेंगे? देखो फर्स्ट एंट्री अपनी कौन सी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। हमने लोन कितने का लिया है? तो वो है 4 लाख का। फिर इसके बाद जो सेकेंड एंट्री आती है, सेकेंड एंट्री क्या आती है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट थे? 6% डिबेंचर अकाउंट। और इसमें अमाउंट कितना आएगा? हम लोग ने डिबेंचर्स जो दिया है वो दिया है 5 लाख का। करेक्ट। अब क्या बनाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट। ना बैलेंस शीट बनाने के टाइम पे ध्यान रखना है अपने को किस में दिखाना पड़ेगा? नोट्स टू अकाउंट्स में। करेक्ट। ना बैलेंस शीट में सिंपल ही बना रहा हूँ। देखो इसमें और भी आ सकता है, नोट्स टू अकाउंट्स आएगा इसमें एक कॉलम, फिर एक और कॉलम आएगा प्रीवियस ईयर, ये सब मैं फिलहाल नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स एक और अपन लिख देंगे। चलो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या आएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इसमें और अपने को क्या लिखना है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर सेम लिखना है, यही वापस से नॉन करंट लायबिलिटीज। और इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट आएगा वो क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का अमाउंट है ये हम कहां से लाएंगे? नोट नंबर 1 से लाएंगे। ठीक है। और वो अमाउंट अपने को पता है कितना आने वाला है? 4 लाख ही आने वाला है। तो ये लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे 4 लाख इसका टोटल। और फिर जो इसका सेकेंड पार्ट है वो क्या है? एसेट्स। और एसेट्स के अंदर इसका सेकेंड पार्ट क्या आता है? करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स के अंदर हम लोग लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और वो भी अमाउंट कितना आ जाएगा? तो 4 लाख। ये आ गया टोटल, यहाँ पर भी आ जाएगा टोटल। और अपन अब यहाँ पर क्या बनाएंगे? नोट्स टू अकाउंट्स। और ये नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट किसका हमने बनाया है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? फर्स्ट पार्ट हम लोग लिख देंगे बैंक लोन। तो बैंक लोन तो अपने को पता है ये अमाउंट कितना आ रहा है? 4 लाख। ठीक है। और अब सेकेंड हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? 6% डिबेंचर्स। ये 6% का डिबेंचर का अमाउंट हम लोग कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम में। और इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे? डिबेंचर सस्पेंस। वो भी कितना आ जाएगा? 5 लाख। तो 5 लाख में से 5 लाख माइनस हो गया था 0। और अपनी जो इसकी टोटल आ गई वो आ जाएगी 4 लाख, जो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। होप तुम्हें समझ में आया होगा अच्छे से। ये जो टॉपिक है कि डिबेंचर जब हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू करते हैं तो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा और रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। चलो फटाफट ये क्वेश्चन कॉपी करो और फिर एक क्वेश्चन इसी के बेस पे हम लोग एक और करते हैं। चलो अब ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन है तुम्हारे पास जो है पेज नंबर 209 पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखना। Gajendra Limited took a loan of 5 lakh from the Bank of India and put 7% debentures of rupees 7 lakh to the bank as collateral security। हमने लोन लिया है 5 लाख का और उसके सामने हमने सिक्योरिटी रखी है 6 लाख की। Give journal entries in the books of Gajendra Limited and draw balance sheet। सेम एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे वो हमें दिखाना है। If entries are not passed for the issue of debentures as collateral security and if entries are passed for the issue of collateral securities। तो I think ये पूरा सेम क्वेश्चन है, सिर्फ तुम इसको भी कॉपी कर सकते हो। सिर्फ तुम्हें क्या चेंज करना है? तो अमाउंट चेंज करना है, अदरवाइज बाकी पूरा सेम रहेगा। ठीक है ना। अब ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अगर तुम लोग चाहो तो क्वेश्चन नंबर 18 एक बार खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 18 कर सकते हो, इजी है। इसमें तुम्हारा कैश वाला आ जाएगा, कंसिडरेशन अदर देन कैश और कोलैटरल सिक्योरिटी, इन तीनों को मिला के एक एक एंट्री तुम्हें पास करनी है बस। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी तुम लोग ट्राई करना। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 सेम ऐसा डिट्टो क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में भी है, तुम लोग वहां जाके उसका हेल्प ले सकते हो अगर ये डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो। फिर हम लोग मिलेंगे कल, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक हमारा इसी में। अब ज्यादा नहीं बचा है, 2 से 3 टॉपिक और बचे हैं, वो पढ़ेंगे तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट? चलो फटाफट टॉपिक क्लियर करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, होमवर्क करो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।